विन्दुसिन्धुसुस्खलत्तरङ्गभङ्गरञ्जितं विशस्तु पापजातजातकारिवारिसंयुतं कृतान्तदूतकालभूत भीतिहारिवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे त्वदम्बुलीनदीनमीन दिव्यसम्प्रदायकं कलोमलोधभारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमत्स्यकच्छनक्रचक्रचक्रवाकशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे महागम्भीरनीरपूरपापधूतभूतलं ध्वनत्समस्तपातकारिदारितापदाचलं जगल्लये महाभये मृकण्डसूनुहर्म्यदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे गतं तदैव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकण्डुसूनुशैनकासुरारिसेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धिजन्मजं भवाब्धिदुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे अलक्षलक्षकिन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्षणीरतीरधीरपक्षिलक्षकूजितं वसिष्ठशिष्टपिप्पलाद कर्ममादिशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्यदेहदुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवा नरा न वै विलोकयन्ति रौरवं पुनर्भवा नरा न वै विलोकयन्ति रौरवम्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रत्नाकरा धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। आज स्वतंत्रता के 75वें अवसर पर इस सप्ताह में जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय दीनदयाल परिसर में स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के नानाजी देशमुख पुस्तकालय के फेसबुक पेज भाजपा डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइब्रेरी के 147वें स्वाध्याय मंडल में आभासी रूप से उपस्थित सभी महानुभाव, सम्माननीय मातृशक्ति और मेरे प्रिय मित्र और जो अनेक वर्षों से दीनदयाल परिसर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आदरणीय अनिल सप्रे जी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और आने वाले दिनों में स्वतंत्रता दिवस की जो आनंद का अवसर आने वाला है उसकी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज के चिंतन का विषय बड़ा ही प्रासंगिक और हम सब के लिए प्रेरणास्पद है। आज के चिंतन का विषय है स्वतंत्र भारत में नदियों की दशा। मित्रों, जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं दशा, तो हमारे मन में एक भाव निर्माण होता है
कि कहीं ना कहीं दुर्दशा हुई है, और दुर्दशा हुई है इसीलिए दशा की चिंता करना, उसकी चर्चा करना, उसके ऊपर चिंतन मनन निदिध्यासन करना, यह हम सबका कर्तव्य है। और इसी दृष्टि से आज का यह विषय आदरणीय अनिल जी ने चुना है, और मैं वास्तव में इसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूं। मित्रों, गंगा सरस्वती सिंधुर ब्रह्मपुत्रश्च गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी, एकात्मता स्तोत्र का यह 5वां श्लोक है। और यह 5वां श्लोक हमारे इस प्राचीन भारतवर्ष की नदियों को प्रणाम करता है। हम सब अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, अथवा कोई भी संस्कार करते हैं, चाहे वो विवाह हो, उपनयन हो या अन्य किसी भी प्रकार के अनुष्ठान हो। एक मंत्र प्रायः हमेशा हमें सुनने मिलता है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। हम आवाहन करते हैं उन सारी नदियों के जल का जो इस विश्व में पवित्र हैं। बंधुओं, भगवान नारायण जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, जिनके अंदर से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उनका नाम नारायण क्यों पड़ा? क्या हमने इसका कभी विचार किया है? उनका नारायण ये नाम जल तत्व का प्रतीक है। नार का अर्थ होता है जल, और अयन का अर्थ होता है उसमें रहने वाला। तो ये प्रकृति का महान पुरुष जो वास्तव में प्रकृति को जन्म देता है, योग माया का उपयोग करते हुए इस सृष्टि का निर्माण करता है, उसका निवास कहां है? तो उसका निवास है जल के अंदर। हम सब जानते हैं और पुराणों की कथाओं में हमने प्रायः पढ़ा है कि भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करते हैं, और जब उनके अंदर यह भाव निर्माण होता है कि मुझे सृष्टि का निर्माण करना है, मैं अकेला हूं, मुझे बहुत सारे स्वरूपों में प्रकट होना है, एको हम बहुश्यामः, तब वो जल के अंदर से ही अपनी नाभि में से कमल का निर्माण करते हैं और उस पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। भारत के प्राचीन चिंतन में और जो भारत का वैदिक वांग्मय है, उसके अंदर इन सारी बातों का विस्तार से वर्णन आता है। आज इस प्रसंग में हमको उसका थोड़ा अलग परिप्रेक्ष्य में विचार करना होगा। उसका कारण यह है कि हम एक बहुत तेज गति से बदलने वाले विश्व में जी रहे हैं। यह तेज गति से बदलने वाला विश्व हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं। हमें से अनेकों को याद होगा कि जब हम बच्चे थे, छोटी आयु के थे, तो हमारे घर के आसपास जो पेड़ लगे हुए थे, बहुत बहुतायत में मैदान थे, खाली एरियाज थे। थोड़ा सा शहर के बाहर जाते थे तो चारों तरफ जंगल थे। आज जब हम देखते हैं तो वो सारे अदृश्य होकर वहां बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई हैं। जिन लोगों ने जो दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं कि आज से 50 वर्ष पूर्व की दिल्ली और आज की दिल्ली, इसमें कितना फर्क है। हम थोड़ा सा दिल्ली से दक्षिण की ओर गुरुग्राम में जाएं तो जहां पर पहले लंबी दूरी तक, कई मीलों तक केवल खेत दिखाई पड़ते थे, आज कई मीलों तक वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्सेस, बड़े बड़े कार्यालय और मानव निर्मित ऐसे अनेक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, जिनके कारण प्रकृति में असंतुलन हो रहा है। हम सब जानते हैं कि हमें पुरोगामी तो होना है, प्रतिगामी तो हमें होना नहीं है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम विकास चाहते हैं। प्रत्येक मानव और विशेषकर हम भारतीय
विकास के पक्षधर हैं, परंतु विकास करते करते प्रकृति का विनाश न हो, इसकी चिंता करने वाले भी हम ही हैं। अगर हम अमेरिका की कल्पना करें या अन्य देशों का विचार करें तो ध्यान में आता है कि संसाधनों का उपयोग उन देशों में हमारी तुलना से कई गुना अधिक होता है। आज भी हमारी संस्कृति में, हमारे विचारों में, हमारे शिक्षण में त्याग युक्त भोग की कल्पना होती है। शोषण और दोहन, इनके बीच के फर्क को प्रत्येक भारतीय बहुत अच्छे से इसका प्रत्यक्ष दर्पण है इस पूरे विश्व के अंदर की नदियां। जल एक ऐसा तत्व है जो बहुत जल्दी प्रभावित होता है अपने ऊपर डालने वाले प्रभावों से, चाहे वो प्रकृति का प्रभाव हो, चाहे मानव निर्मित प्रभाव हो। जल ही ऐसा तत्व है जिसमें जरा सी शक्कर डालने के बाद मीठा लगता है, जरा सा नमक डालने के बाद खारा लगता है, जरा सा नींबू निचोड़ देने के बाद खट्टा लगता है। और इसलिए जल इस विश्व का वास्तविक स्वरूप है। हम जानते हैं कि जब पूरे विश्व के अंदर ऐसी परिस्थिति बनेगी कि हमारी 7 अरब की जनसंख्या और भी बढ़ करके और पृथ्वी के अंदर रहने का स्थान कम हो जाएगा, तो हम ऐसे किसी ग्रह की खोज करेंगे जहां पर सबसे बेसिक प्रीरिक्विजिट है जल का होना। यदि पानी नहीं है, हम मंगल ग्रह की कल्पना करें जहां पर पानी नहीं, अगर पानी नहीं है तो उस ग्रह पर रहने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और इसलिए भारत के अंदर जो 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों में जल को सबसे प्रधान तत्व, सबसे पवित्र तत्व, सबसे आवश्यक तत्व समझा गया है। वायु तत्व भी आवश्यक है, पृथ्वी तत्व भी आवश्यक है, पर जल तत्व ये सबसे महत्वपूर्ण। बंधुओं, इस जल तत्व को वहन करने वाला पूरे विश्व के अंदर, इस जल तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली इकाई का नाम है नदी। परंतु इस नदी को हमारे भारत के ऋषि मुनि तपस्वी केवल एक भौगोलिक स्थिति के रूप में नहीं देखते। नदी केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, एक फिजिकल इकाई नहीं है। हमारे देश के अंदर नदियों को माता का दर्जा दिया गया, देवियों का दर्जा दिया गया, नदियों की पूजा हुई और नदियों के आधार पर हमारे पूरे संस्कृति की रक्षा हुई और संस्कृति की संरचना हुई। चलें हम कुछ भारत की नदियों के इतिहास को भी देखें। भारत के इतिहास में हम सब जानते हैं कि प्राचीन से प्राचीन ऋग्वेद है और इस ऋग्वेद के अंदर भगवती लक्ष्मी जी की उपासना स्तुति करने वाला जो सूक्त है उसे श्री सूक्त कहते हैं। उस श्री सूक्त के अंदर एक ऋचा आती है, उपैतुमाम देव सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्ति मृद्धिम ददातु में। यह राष्ट्र की कल्पना है। यह राष्ट्र भौगोलिक या राजनैतिक इकाई नहीं। हम बात कर रहे हैं उस भारत की जो प्राचीन काल से, और हम मानते हैं कि लाखों वर्षों से, एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में विद्यमान है। अखंड भारत के रूप में हम उसका स्वरूप देखते हैं तो अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका और म्यांमार तक फैला हुआ यह हमारा भारत, इसके राष्ट्र के स्वरूप की कल्पना श्री सूक्त में की गई है। पूजाओं के अंत में हम जब देवताओं को मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करते हैं तो उसमें एक ऋचा आती है, ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वाराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराज्यमाधिपत्यमयम समंत पर्यात ईस्यात् सार्वभौमः सार्वायुषांत तादहा परार्धात पृथिव्य ही समुद्र पर्यंताया एकराड़ इति। कितना उदार, कितना उदात्त विचार है
कि हमारा राज्य सर्व कल्याणकारी राज्य हो, सर्व उपभोग्य वस्तुओं से परिपूर्ण हो, यहां लोक राज्य हो। देखिए, कल्पना करिए, आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व एक डेमोक्रेसी की कल्पना की गई है। स्पष्ट रूप से कहा गया है यहां लोक राज्य हो और हमारा राज्य आसक्ति रहित, लोभ रहित हो। आज हमारी नदियों के स्वरूप का जो हम सबको प्रकट स्वरूप दिखाई पड़ता है, उसका कारण है कि हमने आसक्ति रहित और लोभ रहित होना छोड़ दिया। ऐसे परम श्रेष्ठ महाराज्य पर हमारी अधिसत्ता हो, हमारा राज्य क्षितिज की सीमा तक हो, समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी पर हमारा दीर्घायु राज्य हो, हमारा राज्य सृष्टि के अंत तक सुरक्षित रहे। इस कल्पना को लेकर हमारे प्राचीन ग्रंथ चलते हैं। नदियों का इतिहास उतना ही विशिष्ट इतिहास है। हम वैदिक काल की नदियों का विचार करें तो हमारे इस देश को सप्त सिंधु कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहां पर 7 प्रमुख नदियां विद्यमान थीं और इन 7 नदियों के बीच का यह क्षेत्र सप्त सिंधु के रूप में प्रचलित था। हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद, जो भारत का और विश्व का सबसे प्राचीन वाङ्मय है, इस ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसके अलावा 18 उपनिषद, 18 पुराण, इन सभी में भारत की सभी नदियों की अनेक कथाएं आई। भारत के पुराण, यह भारत का इतिहास है। भारत के अंदर जिन राजाओं का जन्म हुआ, जिन पराक्रमी सम्राटों ने इस भारत के ऊपर अपने श्रेष्ठ कार्य किए, हम देखते हैं कि उन सारे लोगों का कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी से संबंध रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम हिंदुओं की विशेषता यह है कि हम नदी को देवता स्वरूप या माता स्वरूप में उसको पूजते हैं। केवल भौगोलिक भौतिक इकाई के रूप में नहीं, केवल बहते हुए जल को नदी कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री करने वाले हम लोग नहीं। और इसीलिए इस स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर इस विषय की चर्चा करना और भी अधिक प्रासंगिक है कि हमारी इन पूज्य नदियों का आज स्वरूप क्या है, उनकी दशा अथवा दुर्दशा क्या है। और केवल यहां बात खत्म नहीं होती, उस दुर्दशा को हम कैसे ठीक करेंगे। हम भारत के नागरिक हमारी माताओं, हमारी नदियों के प्रति कितने जागरूक हैं, कितने जागरूक होंगे और कौन से श्रेष्ठ कार्य करेंगे, इसका चिंतन आज हमें करना है। बंधुओं, वैदिक काल से लेकर आज तक हर नदी की अलग अलग कथाएं हम सुनते हैं। सरस्वती को हमने प्रत्यक्ष ज्ञान की देवी के रूप में पूजा। ऋग्वेद में सरस्वती की स्तुति में 45 ऋचाएं हैं और अनेक देवताओं ने सरस्वती जी की उपासना की है। यहां तक कि प्रत्यक्ष ब्रह्मा जी के कॉन्सॉर्ट के रूप में, उनकी पत्नी के रूप में सरस्वती की कल्पना की गई है। और प्रासंगिक भी है क्योंकि भारत के अंदर जो मौलिक चिंतन हुआ, जो वेद प्रकट हुए, उसे जो पाश्चात्य विद्वान हैं अथवा जो आधुनिक विद्वान हैं, उसको सरस्वती के साथ ही जोड़ते हैं। उस पूरे के पूरे उपक्रम को, जिसको हम मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कान्नुजाड़ो, ये जितने क्षेत्र हैं, उनको हम सरस्वती सभ्यता के रूप में जानते हैं, इतिहास के रूप में। यहां थोड़ा सा पुराणों और इतिहास के मतों में भिन्नता दिखाई पड़ती है। माना जाता है कि जो इतिहासकार कहते हैं कि सरस्वती नदी ये सबसे प्राचीन नदी रही और आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़े भूकंप के कारण जो टेक्टोनिक प्लेट्स रहती हैं, उन टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के कारण उत्तर भारत की सभी नदियों का स्वरूप बदल गया। हम सब जानते हैं
कि उत्तर भारत की जो प्रमुख नदियां हैं वो सरस्वती, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 4 नदियां, यानी 3 नदियां और एक नद, ये 4 जो मुख्य नदियां हैं ये उत्तर भारत की प्रमुख नदियां हैं। 2600 वर्ष पूर्व कोई भूकंप हुआ, उस भूकंप से परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन इस स्वरूप में हुआ कि जो सरस्वती नदी थी वो लुप्त हो गई। अब विदेशी विद्वान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। नदी कैसे लुप्त हो सकती है? तो ऐसे अनेक उदाहरण पूरे विश्व में, केवल भारत में है ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में अनेक उदाहरण हैं जब अच्छी खासी बहती हुई नदी भौगोलिक कारणों के कारण विशेष रूप से या तो ज्वालामुखी अथवा भूकंप के कारण लुप्त हो गई। जो सरस्वती लुप्त हुई उसका मुख्य कारण था यमुना की धारा का परिवर्तन। यमुना उस समय सरस्वती में जाकर मिलती थी। जब भूकंप आया और टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर उथल पुथल हुई तो यमुना ने अपना मार्ग बदल दिया और वो गंगा से जाके मिल गई। सरस्वती के अंदर आने वाला अधिकांश जल यमुना का था और इसलिए धीरे धीरे सरस्वती कम होती गई, क्षीण होती गई और आज वो समुद्र तक नहीं पहुंचती। हम सब जानते हैं कि घग्गर नाम की जो वर्तमान नदी है वही शायद प्राचीन काल में सरस्वती रही होगी। ऐसी अनेक नदियां हैं जिनके वैदिक वांग्मय में अनेक नाम आते हैं। हमारी वेत्रवती है जिसको आज हम बेतवा कहते हैं, हमारी चर्मणवती है जिसको हम आज चंबल कहते हैं, उत्तर भारत में शतद्रु है जो 100 धाराओं से मिलकर बनने वाली सतलज थी, तो विपाशा जो व्यास का पुराना नाम था और वितस्ता जो झेलम का पुराना प्राचीन नाम था। तो ऐसे अनेक सैकड़ों नाम हमको प्राचीन काल के प्राचीन वांग्मय में मिलते हैं और उन सारी नदियों के वर्तमान स्वरूप भी हमको दिखाई पड़ते हैं। यह हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। पर जैसा कि मैंने आप सबसे निवेदन किया कि पाश्चात्य इतिहासकारों ने हमारे इस पूरे पवित्र इतिहास को 2500, 3000, 5000 वर्षों में समेट कर रख दिया, जबकि हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के पश्चात यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा भूकंप समुद्र के नीचे आया और उसने द्वारका के अंदर एक बहुत बड़ी सुनामी के माध्यम से पूरे द्वारका को पानी के अंदर समा दिया। आकार का परिवर्तन हो गया। आज भी जब हम वहां जाते हैं, बेट द्वारका को देखते हैं, तो मूल द्वारका से नीचे समुद्र के अंदर बहुत गहराई तक उस प्राचीन सभ्यता जो महाभारत कालीन सभ्यता थी और वहां पर जो भगवान कृष्ण की द्वारका थी उसका स्वरूप हमें वहां देखने मिलता है। सत्य युग के बाद त्रेता युग में भगवान राम हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनका पूरा जीवन सरयू के किनारे रहा। द्वापर युग में भगवान कृष्ण रहे जो पूरे जीवन यमुना से जुड़े रहे। जब छोटे बच्चे थे तो वृंदावन में यमुना के जल में खेलते खेलते बड़े हुए और उसके बाद जब मथुरा में रहे तो यमुना के तट पर अपना महल बनाकर वहां पर रहे जब तक द्वारका की ओर ना निकल गए। यहां तक कि श्रीमद् भागवत में और महाभारत में भगवान की एक पत्नी का नाम यमुना है, कालिंदी। हम कल्पना करें कि मानव और ये नदियां, देवता और ये नदियां आपस में कितनी निकट से जुड़ी हुई थी। अनेक उदाहरण हमें देखने मिलते हैं। भीष्म का जन्म गंगा से हुआ है, शिव ने गोदावरी को जन्म दिया है और महाराष्ट्र के अत्यंत लोकप्रिय देवता विट्ठल ये चंद्रभागा और भीमा से अत्यंत संबंधित हैं। मध्य युग में भारत में जब परवर्तियों के आक्रमण हुए और भारत के अंदर जब कुछ काल तक मुगलों और अंग्रेजों का शासन रहा तो उन्होंने भी अपनी राजधानी को क्रमशः दिल्ली और कलकत्ता बनाया। दिल्ली में यमुना है और कलकत्ता में गंगा। अर्थात राजनीति का आधार, समाज के अंदर जो परिवर्तन हुए, जो पूरे देश के अंदर
राजनैतिक क्रांति के रूप में दिखाई पड़े, वो भी नदियों के किनारे पर आधारित। हमारा मगध, जिसने पूरे भारतवर्ष के ऊपर 1000 वर्ष से अधिक राज्य किया, उसके मुख्य, उसकी जो राजधानी पाटलिपुत्र है, वो श्री गंगा जी के किनारे बसी हुई है। राजा कर्ण का पूरा राज्य अंग देश ये आज के वर्तमान मुंगेर में है, और उसी प्रकार पटना यानी पाटलिपुत्र का मगध साम्राज्य, जिसमें कर्ण से लेकर के जरासंध, कर्ण के पहले भी जरासंध मगध का राजा था, अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत पराक्रमी। अब थोड़ा गलत दिशा में चला गया, परंतु था तो पराक्रमी। और उसके बाद में फिर मौर्य वंश हुआ, मौर्य वंश से लेकर फिर श्रृंग, और फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य। इन सारे के सारे लोगों के पराक्रम का यदि कोई आधार था तो गंगा, क्योंकि गंगा के उस कछार में और गंगा और यमुना के बीच के उस क्षेत्र में जो संभावनाएं थी, जो कृषि की संभावनाएं थी, जो सुबत्ता वहां पर उनको देखने मिलती थी, किसी सैन्य को चलाने के लिए, किसी प्रोग्रेस को विटनेस करने के लिए, प्रगति को करने के लिए जिस प्रकार की आर्थिक समृद्धि की आवश्यकता थी, वो नदियों के किनारे ही मिलती थी। और इस कारण से हमारा पूरा का पूरा देश, चाहे वो उत्तर भारत हो अथवा दक्षिण भारत, हम दक्षिण भारत का विचार करें तो कृष्णा नदी के किनारे पर छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ। पूरा का पूरा विजयनगर का साम्राज्य गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है। और इसी प्रकार इन सारी नदियों के स्वरूप को अगर हम देखते हैं तो आज हमारे ध्यान में आता है कि जो वर्तमान नदियां हैं, यानी अखंड भारत और स्वतंत्रता के आगे पीछे का जो नदियों का स्वरूप है, उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। भारत के अंदर होने वाली नदियां या तो हिमालयन नदियां हैं या पेनिनसुलर नदियां हैं। जो हिमालयन नदियां हैं उनमें हम जानते हैं कि प्रमुख सिंधु है, जिसकी ट्रिब्यूटरीज सतलज है, झेलम है, ब्यास है, चिनाब है, रावी है, ये सब है। दूसरी यमुना है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और गंगा स्वयं अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलकर बनती है, और उसके बाद अपने साथ कितनी नदियों को समाहित करती हुई चलती है, चाहे वो कोसी हो, चाहे वो गंडकी हो, चाहे वो शरयू हो, चाहे सोन हो, सारी नदियां। और गंगा का स्वरूप अत्यंत भव्य हो जाता है। और तीसरा, जिसको हम एक नद के रूप में, पुरुष नदी के रूप में हमने जिसकी कल्पना की, प्रत्यक्ष ब्रह्मा का पुत्र ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम चीन और तिब्बत इनके बीच होता है, जहां इसको त्सांगपो कहते हैं। वहां से भारत के अंदर जब प्रवेश करती है, पहले तो चीन में बहती है, फिर उसके बाद जब भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए और फिर असम में आती है, वहां से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां पर वो गंगा के साथ मिल जाती है। यह ब्रह्मपुत्र इतना विशाल जलराशि को लेकर के जाती है, और हर वर्ष जब बर्फ पिघलता है, क्योंकि ये तीनों नदियां, बल्कि ये सभी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, इन सारी नदियों की एक महान विशेषता है, वो ये है कि सारी की सारी नदियां ग्लेशियर से जन्म लेती हैं। और जब पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर पीक ग्रीष्म ऋतु रहती है, अधिक से अधिक ग्रीष्म ऋतु रहती है, और टेम्परेचर जब बहुत अधिक बढ़ता है तो इन नदियों में प्रवाह बढ़ जाता है। जो पेनिनसुलर नदियां हैं वो ज्यादातर नदियां गर्मी में सूख जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं, परंतु हिमालयन नदियां ये गर्मी में तेज गति से बहती हैं, अधिक जल राशि को लेकर के जाती हैं, और जब गर्मी और बरसात इन दोनों का संधि काल आता है, जिसको हम वर्तमान में अर्ली मॉनसून कहते हैं, तब ये नदियां तांडव मचाती और प्रतिवर्ष मचाती हैं, और अनादिकाल से मचाती आ रही हैं। हम हर साल पढ़ते हैं, कोसी नदी में बाढ़ आ गई, ब्रह्मपुत्र ने अपना मार्ग बदल दिया, यमुना के अंदर पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। ये सारी परिस्थितियां क्यों निर्माण होती हैं? क्योंकि बर्फ पिघलता है। तो पेनिनसुलर नदियों में इस बात की संभावना बनी रहती है। हालांकि
वर्तमान समय में हम जानते हैं कि जो पूरे विश्व के अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एल नीनो इफेक्ट्स हो रहे हैं, ओजोन की परत में छेद हो रहे हैं, उनके कारण तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण नदियां धीरे धीरे क्षीण होने वाली हैं और समुद्र का जल धीरे धीरे बढ़ने वाला है। यह प्रकृति का अपना एक स्वयं का संतुलन बनाने का प्रयत्न है, परंतु मानव यदि सावधानी नहीं बरतेगा तो यह विनाश की ओर हमें ले जाने वाला है। क्योंकि समुद्र का जल स्तर जब बढ़ेगा और ग्लेशियर समाप्त होकर के पीने का जल जब कम होगा तो जनसंख्या बढ़ती रहेगी और यही मानव की पूरी जाति के विनाश का कारण हो सकती है। हमारी जो पेनिनसुलर नदियां हैं उनमें हम सब जानते हैं कि ये वे नदियां हैं जो प्रायः किसी न किसी पर्वत पंक्ति से जन्म लेती हैं। जैसे हमारे अमरकंटक से जन्म लेने वाली नर्मदा, तापी मुल्ताई से जन्म लेने वाली, सह्याद्री पर्वत से जन्म लेने वाली गोदावरी और कृष्णा, कावेरी, पूरी उस वेस्टर्न घाट से जन्म लेने वाली ये सब नदियां, और इन सब का एक एक्सेप्शन महानदी। ये महानदी उड़ीसा के अंदर बहती है और ये नर्मदा हम जानते हैं कि ऊपर विंध्याचल और नीचे सतपुड़ा पर्वत राशि के बीच से बहती है। तो सतपुड़ा का जो पूर्वी किनारा है वहां से ये महानदी जन्म लेती है। तो ये जो 6 नदियां हैं, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये 6 नदियां दक्षिण भारत की जीवन रेखाएं हैं। और हर वर्ष हम देखते हैं कि इन नदियों के अंदर बरसात में बाढ़ आती। नर्मदा में गर्मी में कभी बाढ़ नहीं आती। उसका कारण यह है कि नर्मदा ग्लेशियर से पैदा नहीं होती। नर्मदा एक जल कुंड से पैदा होती है और नर्मदा के जन्म के बारे में जो कथा है वो बड़ी प्रेरक कथा है और बड़ी आकर्षक कथा है। भगवान शिव जब अंधकासुर का वध करके और विश्राम के लिए ध्यान की अवस्था में बैठे तो परिश्रम के कारण उनके गले से पसीने की एक बूंद टपकी और उस बूंद ने एक सुंदर कन्या का स्वरूप धारण किया और यही कन्या नर्मदा है। हम जानते हैं कि नर्मदा का जन्म पर्वत यानी अमरकंटक, जिसको हम मैकल कहते हैं, वहां होता है। पर वो आता कहां से है जल? बंधुओं, वो जल आता है बड़े बड़े वृक्षों की जड़ से। वहां बहुत बड़े बड़े साल के जंगल है और वृक्षों को भगवान महादेव के शरीर के ऊपर के रोम कहा गया है। और हम सब जानते हैं कि जो शरीर पर रोमावली होती है, जो बाल रहते हैं, उनमें से जो पसीना निकलता है वही भगवान शिव के रोम में से निकली हुई ये नर्मदा है। ये सारे के सारे प्रसंग हमको बताते हैं कि हम प्रकृति से कैसे जुड़े हुए हैं। और इन सारी नदियों के स्वरूप को आज हम वर्तमान स्वरूप में देखते हैं। नदियों के नाम बदल गए, कई नदियों ने अपना प्रवाह बदल दिया, कई नदियों ने अपना दम तोड़ दिया, पर वर्तमान स्वरूप में आज जो हमारे पास नदियां हैं उनको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। और आज का विषय वास्तव में इसीलिए प्रासंगिक है। स्वतंत्रता के समय 1947 में जब हम आजाद हुए तो उसके बाद इस देश के अंदर शासन तो हमारा आया, पर विचारधारा हमारी नहीं थी। भारतीयों का शासन था, पर विचारधारा विशुद्ध अंग्रेजों की थी। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और जवाहरलाल नेहरू की अपनी एक सोच होती थी और उस सोच के आधार पर वो काम करते थे। एक तो हम सब जानते हैं कि अनेक पंचवार्षिक योजनाओं के माध्यम से उन्होंने देश को 5-5 साल के टुकड़ों में बांट दिया। आज हम मानते हैं कि यह कल्पना और यह संकल्पना ही गलत है। किसी भी देश को 5-5 वर्ष के कालखंडों में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि प्रगति ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम 5 साल का टारगेट फिक्स करें और फिर उसके समापन पर हम रोते रहें कि अब हमारा टारगेट पूरा क्यों नहीं हुआ। पर खैर,
ये नेहरू जी का अपना विचार था और इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार थे। उन्होंने 5 वर्षीय योजनाओं को चलाया, फिर उसके बाद में उनके प्रतिनिधियों ने और उनके वंशजों ने भी आगे उसी परंपरा का वहन किया। तो पहली पंचवार्षिक योजना में नदियों की चिंता करने के लिए और जल की चिंता करने के लिए जो बजट दिया गया था वो 375 करोड़ का था। यह राशि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उस समय खैर 375 करोड़ भी बहुत मायने रखते थे, पर थोड़ा सा इसकी ओर ध्यान देंगे कि आने वाले वर्षों में क्या हुआ, क्योंकि हम पिछले 75 वर्षों का हिसाब करने के लिए बैठे हुए हैं। तो पहली पंचवार्षिक योजना में 375 करोड़ रुपए आवंटित हुए जल संधारण के लिए। बड़े बांध बनाने का विचार हुआ। अब उसके ऊपर चिंतन चलता रहा कि बड़े बांध बनाए जाएं कि छोटे बांध बनाए जाएं। फिर भाखरा नंगल बनाया गया। हम सब जानते हैं कि भाखरा नंगल के प्रति महाराज जवाहरलाल नेहरू जी का कितना प्रेम था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जबकि सारे वैज्ञानिक कह रहे थे कि उस क्षेत्र के अंदर बड़े बांध नहीं बनाना चाहिए। हम सब ने केदारनाथ की त्रासदी देखी कुछ वर्ष पूर्व। बड़े बांध हिमालय के अंदर बनाने का मतलब है अपने विनाश को आमंत्रण देना। पर खैर वो उनका विचार था और उन बांधों के अंदर से फिर जल विद्युत का निर्माण और फिर वहां से नहरों के माध्यम से तथाकथित पंजाब का विकास। आज भाखरा नंगल की क्या स्थिति है? आज भाखरा नंगल 70% से अधिक सिल्ट हो चुका है, उसके अंदर सिल्टिंग हो गया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिमालय में से जो भी नदियां आएगी वो वहां की डस्ट को लेकर आएगी, वहां के कंकड़ कण, वहां की चट्टानों को तोड़ती हुई आएगी और वो सारे आकर के धीरे धीरे उस बांध को पूरी तरह भर देंगे। और वो स्थिति वहां निर्माण हुई और एक विषय चल पड़ा पूरे देश के अंदर कि बड़े बांध होना चाहिए कि छोटे बांध होना चाहिए। खैर विषय चलता रहा। इसके बाद दूसरी पंचवार्षिक योजना में 750 करोड़, बहुत ज्यादा राशि दी गई, लगभग दुगनी राशि का आवंटन किया गया। तीसरी पंचवार्षिक योजना के समय 1961 से 66 के बीच हम जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का पदार्पण हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में बेचारे बहुत ही थोड़ा समय के लिए इस देश की चिंता कर पाए, क्योंकि हम जानते हैं 65 का युद्ध और उसके बाद में फिर ताशकंद में उनकी दुखद मृत्यु और उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू की लाडली पुत्री इंदिरा गांधी का शासन आया। इंदिरा गांधी ने आने के बाद फिर अपने पिताजी के प्रिय प्रकल्प पंचवार्षिक योजनाओं को आगे बढ़ाना शुरू किया और चौथी पंचवार्षिक योजना में यानी 69 से 74 के बीच में 3000 करोड़ की रुपए की राशि जल के लिए आरक्षित की। चलिए वो भी अच्छी थी, पर जब इंदिरा गांधी का प्रस्थान हुआ आपातकाल के बाद, जब इंदिरा गांधी को हटाकर और जनता पार्टी आई, तो केवल 2 वर्ष में यानी 78 से लेकर 80 तक जो जनता पार्टी की सरकार थी उसने 7,500 करोड़ का विनियोग जल संधारण के लिए या जन संधारण के लिए। कल्पना करें कि चौथी पंचवार्षिक योजना में 5 वर्ष में 3000 करोड़ और 78 से 80 2 वर्ष के अंदर 7,500 करोड़। जल का महत्व वास्तव में कांग्रेस पार्टी ने तो कभी समझा ही नहीं। जनता पार्टी ने आने के बाद उसमें प्रयत्न किया और कई कल्पनाएं उसके समय आगे भी आई जिसका हम अभी विचार करेंगे। दुर्भाग्य से 1980 के बाद फिर इंदिरा गांधी की सरकार आ गई और फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, इन लोगों ने फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौटते हुए और जल के विषय को उपेक्षित करना प्रारंभ रखा। उनकी प्रायोरिटीज अलग थी, उनकी वरीयताएं कुछ और थी, उनकी मजबूरियां थी, परंतु दुर्भाग्य हमारे देश का यह रहा कि इस पूरे कालखंड में जल के बारे में जो विचार हुआ वो अत्यंत सूक्ष्म विचार नहीं हो पाया। खैर हम सबका बड़ा सौभाग्य रहा कि अटल जी की सरकार आई और अटल जी की सरकार ने अपने 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ का प्रोविजन जल के लिए किया। इस महत्व को अटल जी ने ही समझा कि आने वाले वर्षों में जल का क्या महत्व होने वाला है। आज की परिस्थिति भी थोड़ा सा हम समझ लें
कि आज महासागरों के अंदर जो नमक का पानी है वो कितना है, ताजा पानी कितना है। 1348 अरब घन मीटर आज पानी पूरे विश्व के अंदर विद्यमान है, जिसमें से ताजा पीने लायक पानी केवल 37.5 अरब घन मीटर। 37.5, 1300 में से 37.5। ध्रुवीय बर्फ, जहां पर नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो ग्लेशियर्स बने हुए हैं, वहां पर एक पानी का, शुद्ध पानी का स्टॉक है जो 28,200 अरब घन मीटर का है, और वो पिघल रहा है। और जब वो पिघल करके समुद्र के अंदर आएगा तो खारा हो जाएगा, ना वो पीने के काम का रहेगा ना और किसी काम का रहेगा, वो केवल मानवता के डुबाने के काम आने वाला है। भूमि के अंदर भी जल है, लगभग 4,000 अरब घन मीटर, और जो 4 किलोमीटर से नीचे का जो जल है भूमि के अंदर, वो भी लगभग 5,000 अरब घन मीटर का जल है। पर जो विशेष बात है और जिसके ऊपर हमको आज विचार करना बहुत आवश्यक है, वो ये है कि हमारी जो वार्षिक वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा, वो 4,000 अरब घन मीटर है, जिसमें से 1986 अरब घन मीटर यानी लगभग 50% पानी प्राकृतिक अपवाह बन जाता है, यानी बरसात के रूप में गिरता तो है पर नदियों के माध्यम से सीधे समुद्र में चला जाता है। ये 2000 अरब घन मीटर पानी जो है, ये वास्तव में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह शुद्ध पेयजल है, यह डिस्टिल्ड पेयजल है, इससे शुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। और इस पानी का संग्रहण और इस पानी से पूरी भूमि को रिचार्ज करना, ये आज की प्रत्येक सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जिले की सरकार, उसका अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और इसलिए इस पूरे जल का सदुपयोग हो, यह आवश्यक है, जिसके लिए आज हम देखते हैं कि जो जल विद्युत क्षमता है, वो जल विद्युत क्षमता 84,044 मेगावाट की आज हमारे पास उपलब्ध है। और जो स्थापित क्षमता और भी जो बढ़ रही है, वो 30,942 मेगावाट, यानी ये लगभग हम कुल मिलाकर के 1 लाख के ऊपर मेगावाट की क्षमता की जल विद्युत क्षमता बना रहे हैं। 4,000 से अधिक बांध आज हमारे देश के अंदर हैं। इन सारी बातों को आपके सामने बतलाने का अर्थ केवल इतना है कि आने वाले समय में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसको हम बहुत अच्छे से समझ लें। क्योंकि केवल किसी समस्या को समझ लेना पर्याप्त नहीं है, तो उस समस्या का निराकरण कैसे हो और उसमें हमारी भूमिका क्या हो, इन दोनों बातों का विचार करना होता है। तो समस्या तो बहुत सरल है, उसके निराकरण के लिए अटल जी की सरकार में जो सबसे महत्वपूर्ण विचार हुआ, वो था इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, यानी नदियों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया। इस इंटरलिंकिंग के मूल अगर हम विचार करें कि उसका विचार सबसे पहले किसने दिया, तो एक आर्थर कॉटन नाम का एक अंग्रेज था, जिसने इंटरलिंकिंग का विचार किया था। और वो इसलिए किया था कि कलकत्ता से जिस सामान को, जिस लूट को, जिस धन को इंग्लैंड भेजना होगा, उसको भेजने के लिए हम किस प्रकार से नदियों का प्रयोग कर सकते हैं। उसने ये थियरी दी थी, प्रैक्टिकल में तो कभी आ नहीं पाया। परंतु वास्तव में इंटरलिंकिंग का क्रेडिट यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है, तो वो है पद्म भूषण डॉक्टर कनूरी लक्ष्मण राव। डॉक्टर कनूरी लक्ष्मण राव विजयवाड़ा से सांसद थे और खुद साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे और जल वैज्ञानिक थे, और भाखड़ा नंगल बांध बनाने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। परंतु उसके बाद अगर उस पर किसी व्यक्ति ने सबसे अधिक विचार किया और उसके ऊपर योजना बनाने का श्रेष्ठ कार्य किया, तो वो हमारे स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ने। अटल जी की सरकार में स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी 1999-2000 में जल मंत्री थे, और उसके बाद फिर डॉक्टर चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जल मंत्री बने। इन दोनों ने मिलकर के व्यापक विचार करके 2 प्रकार की नदियों की लिंकिंग की कल्पना की। एक तो इंट्रा बेसिन लिंकिंग और एक इंटर बेसिन लिंकिंग। इंट्रा बेसिन लिंकिंग का अर्थ यह है
कि कोई दो छोटी नदियां एक ही बेसिन से, जैसे नर्मदा बेसिन के अंदर बहने वाली नर्मदा और शिप्रा, और इंटर बेसिन का अर्थ यह है कि दो बड़ी नदियों का मतलब 8 नदियों के बेसिन है, इनमें से किसी भी नदी को एक बेसिन से दूसरे बेसिन में ले जाकर के जोड़ने की कल्पना को इंटरलिंकिंग कहा गया। इसकी योजना तो बना दी 2004 में, और उसके साथ ही साथ अंतरराज्यीय, क्योंकि हम कल्पना कर सकते हैं कि जल जो है मूल रूप से राज्य का विषय है, ये केंद्र का विषय नहीं है, पर जब इंटरलिंकिंग का मामला आता है और अनेक राज्यों के बीच में नदियों को जोड़ने की बात आती है, तो हर राज्य के अधोसंरचना, वहां के भौतिक संसाधनों, वहां के इंपैक्ट असेसमेंट, इन सारों के आधार पर यह निर्णय लेते हैं। और इसलिए इन बातों को लेकर प्रमोद महाजन और चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जी ने जबरदस्त ढंग से उसको प्रोग्रेस किया। 2 संस्थाओं का गठन हुआ, एक संस्था नेशनल पर्सपेक्टिव्स फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट और दूसरी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। पर इन दोनों एजेंसीज का काम कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं किया। इस पर अगर किसी ने काम किया तो प्रमोद महाजन और चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जी ने। एक बहुत श्रेष्ठ योजना उस समय बनाई गई, सब बना करके, और 2004 में दुर्भाग्य से सरकार हमारी चली गई। अटल जी की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार चली गई, यूपीए आ गया, और यूपीए ने आते ही इस अत्यंत महत्वाकांक्षी और उपयोगी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम इसका विचार करते हैं तो 2002 के बाद जब तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और फिर उसके बाद 2006 के बाद जो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, इन दोनों ने भगीरथ का रोल अदा किया और इन दोनों ने उस कार्य को किया जिसका स्वप्न अटल जी ने देखा था। साबरमती तक नर्मदा जी का पानी ले जाकर, नर्मदा जी का पानी हमारे कच्छ में रहने वाले, पाकिस्तान के किनारे तक जाने वाले हमारे उस भाई की प्यास को मिटाने के काम आया जो नर्मदा जी से समुद्र में बह जाता था। सरदार सरोवर के माध्यम से उस पानी को साबरमती में डाल करके, और भुज में 2001 में जो भूकंप आया, उस भूकंप के बाद जो भुज का पुनर्निर्माण हुआ, जो भुज का रिहेबिलिटेशन हुआ, आज हम में से कोई भी यदि उस क्षेत्र में जाता है तो भुज की तुलना नंदन वन से की जाती है। अत्यंत श्रेष्ठ वहां पर ड्राई फ्रूट्स के वहां बड़े बड़े जंगल हैं, वन बन गए हैं, गार्डन्स बन गए हैं, अत्यंत सुंदर पौधारोपण, वृक्षारोपण, जल की कहीं कोई कमी नहीं। जो एक समय मरुस्थल था, उस मरुस्थल को नर्मदा जी ने अपने जल से सींचकर जीवित कर दिया। और वही स्थिति हमने 2016 में कुंभ के समय उज्जैन में देखी। शिप्रा सूख गई थी, अब कुंभ का स्नान कैसे होगा, यह विचार सबके मन में था। और ऐसे समय में हमारे भगीरथ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने नर्मदा से शिप्रा जी को जोड़ करके, और शिप्रा जी के अंदर अत्यंत सुंदर पीने और स्नान करने योग्य पानी हम सब ने देखा। विचार महाकुंभ में जब अनिल जी दवे ने उस नदियों के विषय को लेकर के और उज्जैन के महाकुंभ के अंदर एक आयोजन किया, तो उसमें परम पूजनीय सरसंघ चालक और हमारे अत्यंत यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, दोनों ने उसमें सहभाग किया, और दोनों ने इस कल्पना की कि नदियों का पुनर्जीवन कैसे हो, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उसका परिणाम भी हुआ। उसका परिणाम हुआ नमामि देवी नर्मदे प्रकल्प में, और जिसका सुपरिणाम हुआ 2016 से 2017, 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक चली हुई नर्मदा सेवा यात्रा, जो विश्व में जल संरक्षण के लिए, किसी नदी के संरक्षण के लिए किया गया सबसे बड़ा अभियान था। उसका परिणाम भी मिला। आज नर्मदा जी की स्थिति पहले की तुलना में कई गुना बेहतर है। अनेक प्रस्तावित योजनाएं हैं जो 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और जमीन पर आना प्रारंभ हो गई। उनके डीपीआर तैयार हो गए, उनके बजटिंग हो गया, लैंड एक्विजिशन हो गया, क्योंकि यह बहुत क्लिष्ट विषय होता है
किसी एक नदी को दूसरी से जोड़ना, चाहे वो केन से बेतवा को जोड़ना हो, दमनगंगा से पिंजाल को जोड़ना हो, पार से तापी और नर्मदा को जोड़ना हो, अथवा महानदी को गोदावरी से जोड़ना हो। यहां तक कि हिमालयन बेसिन में भी मानस, संतोष, तीस्ता और गंगा को जोड़ने की योजना है। इन सबके डीपीआर बन गए। इसके लिए एक अलग मंत्रालय बना। हम सब जानते हैं साध्वी श्री उमा श्री भारती जी भी इसकी पहले मिनिस्टर रही, उसके बाद नितिन गडकरी जैसे व्यक्ति को, अत्यंत कर्मठ व्यक्ति को, अत्यंत उद्यमशील व्यक्ति को इस मंत्रालय का कार्य दिया और ये सारी प्रस्तावित योजनाएं अत्यंत तेज गति से चल पड़ी। आने वाले समय में जो काम हमें करना है, जो हमारा कर्तव्य है, उसके साथ कुछ चीजों का विचार और करना चाहिए। नितिन गडकरी जी ने एक अत्यंत क्रांतिकारी विचार दिया, जल मार्गों का विकास। उन जल मार्गों से चेन्नई से लेकर के और इलाहाबाद तक गंगा जी के माध्यम से बड़े बड़े पोतों को ले जाकर के और उनके भारवाहक, मालवाहक पोतों को ले जाकर, और खर्च और समय दोनों की बचत, छोटे बांधों का निर्माण, सिंचाई एवं जल विद्युत निर्माण की एक व्यवस्थित योजना, इन सारी बातों को करते हुए अब हमको देखना है नदियों के भविष्य की ओर। और हमारे कर्तव्य क्या है? समय थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा तेज गति से इस विषय को लूंगा। हमें चिंता करना है ग्लोबल वार्मिंग की। ओजोन परत में जो छेद हो रहे हैं, एल नीनो इफेक्ट हो रहे हैं, इनकी चिंता करना है। नदियों में होने वाले प्रदूषण, चाहे वो औद्योगिक प्रदूषण हो, चाहे वो शहरों के जलमल निकासी का प्रदूषण हो, और चाहे वो जल कुंभी का निर्माण हो, अथवा मनुष्य निर्मित अपशिष्ट हो, इन सारे अपशिष्टों को बचाना यह हमारा कर्तव्य है। एक नागरिक होने के नाते, उस नदी का पुत्र होने के नाते यह हमारे कर्तव्य है। छोटे छोटे बांध बनाना बड़े बांधों की तुलना में बेहतर होगा। कुछ बड़े बांध जो बन गए हैं वो ठीक हैं, अब वो अपना काम करेंगे, परंतु अनेक छोटे बांध बनाना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वनों की कटाई को कड़ाई से रोकना, क्योंकि हम जानते हैं कि वन ही नदियों को जन्म देते हैं। यदि हम पिता की हत्या कर देंगे तो पुत्री पैदा कैसे होगी? और इसलिए वनों की कटाई पर कड़ा प्रतिबंध हो। जल ग्रहण क्षेत्र में विकास के नाम पर अनाप शनाप निर्माण, आज जबलपुर के अंदर भी और पूरे नर्मदा जी के तटों पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से 300 मीटर नदी के तट से, थोड़ा सा उसमें विषय विवादित चल रहा है, कुछ कहते हैं कि हाई फ्लड लेवल के से 300 मीटर का है, पर उस क्षेत्र के अंदर कोई भी नया निर्माण प्रस्तावित नहीं है। वो किसी भी कारण से क्यों ना हो, नदियों के ऊपर वैज्ञानिक अन्वेषण करना, जैव विविधता पर अन्वेषण करना, और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसकी चिंता हमको करने की आवश्यकता है, वो अवैध रेत खनन बनाम आवश्यक डीसिल्टिंग। हर नदी के अंदर उसके उद्गम स्थल से लेकर और जहां पर वो बह रही है, वो अपने साथ कुछ रेत, कुछ मिट्टी के कण लेकर के आती है, और उस रेत के कारण उस नदी में सिल्टिंग होता है। प्रतिवर्ष उस सिल्ट को हटाने की जरूरत होती है। तो जो अतिरिक्त रेत है, जो अतिरिक्त सिल्ट है, उसको हटाना आवश्यक है। पर इसका मतलब यह नहीं कि बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनें नदी के हृदय में डाल करके, उसके आंचल में डाल करके, उसमें छेद करके उसके अंदर की रेत निकाल ली जाए। यह तो नृशंस है, यह मानवीयता नहीं, पाशवीयता है। जल विद्युत निर्माण और सबसे महत्वपूर्ण नदियों से पेयजल की व्यवस्था। आज यदि इंदौर और भोपाल पीने का पानी पर्याप्त पा रहा है तो नर्मदा जी के कारण। नर्मदा जी का जल सबसे शुद्ध और पवित्र जल, और इसी जल के कारण आज हमारे भोपाल और इंदौर की प्यास बुझ रही है। करणीय कार्य हमारे लिए क्या है? बंधुओं, अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो मुख्य और सहायक नदियों पर करणीय कार्य हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक उसकी चिंता करें। इनको सामान्य रूप से हम रिस्टोरेशन और स्टेबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यह रिस्टोरेशन और स्टेबलाइजेशन एक विशेष पद्धति के माध्यम से नदियों के किनारे को संरक्षित करने की प्रक्रिया है, जिसको प्राकृतिक तरीके से अर्थात वृक्षारोपण के माध्यम से या कृत्रिम तरीके से अर्थात कुछ अन्य बांध वगैरह बना करके क्षरण से रोका जाता है।
और इसके साथ ही साथ जल संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले उस क्षेत्र की जियोलॉजिकल स्टडी होना चाहिए। वहां पर स्ट्रेटा किस प्रकार का है, कितने पत्थर हैं, कितनी मिट्टी है, कितनी कच्ची मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, इन सबको देखकर बहने वाले पानी को रोकना। हम सब ने देखा कि 50% बरसात का पानी समुद्र में जाकर के वेस्ट हो जाता है। अगर हम उसको रोक पाते हैं तो वो जमीन को चार्ज करता है और किसानों को नमी देता है, जिसके माध्यम से किसान अपनी खेती करता है। तो जल ग्रहण क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण, नर्मदा जी से 5 किलोमीटर दोनों तरफ हम चाहे जितना वृक्षारोपण करें, प्रत्येक वृक्ष का लाभ नर्मदा जी को ही होने वाला है। जलमल निकासी के ऊपर शुद्धिकरण संयंत्र बनाना और वृक्षों की कटाई पर कड़ा प्रतिबंध। पर बंधुओं, केवल एक बात है जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है, और वो है अनाप शनाप नागरिकीकरण। हम नदी के तटों को बड़ी बड़ी इमारतों से ढक ना दें, हम अपने स्वार्थ को छोड़ें, नदी को अपनी मां माने, और जिस प्रकार एक युवा अपनी मां की वृद्धावस्था में चिंता करता है, उस प्रकार हम 60, 70, 80 वर्ष की आयु वाले सब लोग हमारी उस 4 करोड़ वर्ष की आयु वाली मां की चिंता करें कि जिसने आज तक हमारी पूरी प्रजाति को पाला पोसा है और भविष्य में भी वो करने वाली है। भाइयों बहनों, नदी के संरक्षण में हमारी भूमिका सुनिश्चित हो। आप स्वयं अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें और जीवन में लगातार वृक्षारोपण का काम करते रहें। आप सबसे इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।